हेलो एवरीवन, आई एम उत्कर्ष। आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लॉ इंटरेस्ट ट्यूटोरियल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी ने 20 नवंबर को एक नोटिस इशू किया था। उसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि इस बार जो लॉ फैकल्टी है उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसेस बेसिकली कैसे रहने वाला है, कैसे रिजर्वेशन प्रोसेस लागू होगी बच्चों पर। तो उस चीज़ को समझाने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे रिजर्वेशन को लेकर, कैसे वो अपनी सीट्स को क्लेम करेंगे, ये नोटिस कहना क्या चाह रहा है। तो मैं नंबर वाइज बताऊँगा। ये नोटिस वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी भेज देंगे आपको। जैसे जैसे नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ, आप उस नोटिस को देखिए और उस वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सबसे पहले इन्होंने पहले पेज पे तो ग्रीवियंसेस के बारे में बात की है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी तरीके से कोई शिकायत करना चाहता है या कोई डाउट है जिसे क्लियर करना चाहता है, तो नोटिस के अंदर 7 से 8 लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है। आप उस पर बात कर सकते हैं, आप अपनी ग्रीवियंसेस वहाँ पर नोट करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब यहाँ पे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो इससे आपके पास एक एविडेंस होगा कि आपने अपने सवाल पूछे थे, आपको वहाँ से ये जवाब मिला है। तो आप ज़रूर करें अगर आप में कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। दूसरे पेज पे इन्होंने बताया है रूल्स, कैसे सीट्स एलोकेट होंगी लॉ फैकल्टी के अंदर। तो पहला बताया है मेरिट कम प्रेफरेंस। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज मेरिट देखी जाएगी और आपने क्या प्रेफरेंस दी है उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे क्लॉज 1.1 कहता है कि जो कैंडिडेट है उसकी प्रेफरेंस को कंसीडर किया जाएगा। देन कंसीडर किया जाएगा कि उस सेंटर में उसकी कैटेगरी में उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट्स हैं कि नहीं। अगर सीट्स हैं तो वहाँ पे उसे एडमिशन दिया जाएगा, अगर सीट्स नहीं हैं तो उसे सेकंड प्रेफरेंस उसकी देखी जाएगी, देन थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर 1.2 कहता है कि अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में मार्क्स सेम है, इंट्रेंस मार्क्स सेम है, तो उनकी क्वालिफाइंग मार्क्स देखे जाएंगे जो इस इंट्रेंस के लिए चाहिए होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर लॉ एंट्रेंस क्या है? ग्रेजुएशन के मार्क्स। अगर दो कैंडिडेट्स के इंट्रेंस मार्क्स सेम हैं तो उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको टॉप पे रखा जाएगा, दूसरे वाले को सेकंड पोजीशन पे रखा जाएगा। तीसरी चीज़, बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, एक से ज़्यादा डिग्री है। तो उस केस में क्या होगा, जिस डिग्री में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उस डिग्री को कंसीडर किया जाएगा सीरियल नंबर के लिए। तीसरा क्लॉज कहता है 1.3, द डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी मेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ ईच लिस्ट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कैटेगरी वाइज इन ईच सेंटर। इसका मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका एडमिशन होता है लॉ फैकल्टी के अंदर, उसके बाद आपको सीट्स एलोकेट की जाती हैं, सेंटर एलोकेट किए जाते हैं, तो आपके एडमिशन होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्ड कैटेगरीज का क्या सीन है। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताया है कि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर उनके मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी वो क्या है, अपनी सीट ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा जनरल कैटेगरी के साथ मतलब किया जाता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ किया जाता है। उनकी मेरिट देखी जाएगी, उनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, एज ए यूआर ही उन्हें कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर टेकिंग एडमिशन, ये मैं क्लॉज 2.2 की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड सीट इन अ सेंटर ही सी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट फॉर रिमेनिंग पर्पजेस। फॉर एग्जांपल, आपने एडमिशन ले लिया, आप एससी कैटेगरी से, आपने एडमिशन यूआर के अंदर ले लिया है, तो आपको सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन लेने के ही टाइम आपको एज ए यूआर कंसीडर किया जाएगा। अदर पर्पजेस के लिए यूआर कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप अपने कैटेगरी के अंदर भी वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्टल के लिए, तो ये नहीं कि आपने यूआर कैटेगरी में एडमिशन ले लिया तो आपको हॉस्टल के अंदर भी एज ए यूआर कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदर पर्पजेस के लिए आपको आपकी कैटेगरी में भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 2.3 है, मैं इसे पूरा पढ़ देता हूँ, देन इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्स इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी एज इंडिकेटेड अबव मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू सीक एडमिशन इन अ रिजर्व्ड कैटेगरी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ सेंटर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि वो एक तो उन्हें अनरिजर्व्ड के अंदर भी एडमिशन मिल ही रहा है, हो सकता ये रिजर्व्ड कैटेगरी लागू तब होती है, देखो एक अनरिजर्व्ड की मेरिट होगी जिसमें कट ऑफ हाई होगी, रिजर्व्ड के अंदर कट ऑफ लो होगी। लॉ फैकल्टी ऑप्शन देता है रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को कि वो यूआर में ना चाहे तो एडमिशन ना लेकर अपनी कैटेगरी के अंदर एडमिशन लें, और उसका फ़ायदा उन्हें किस में मिल जाएगा,
इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ सेंटर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन। सेंटर जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है उसमें उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा। तो मैं ये एडवांटेज किस तरीके से मिलने वाला है उसको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ST कैटेगरी से हूँ, मेरी जो सीरियल नंबर है वो 600 है, तो मैं UR के अंदर एलिजिबल हूँ एडमिशन लेने के लिए, मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। लेकिन मैंने प्रेफरेंस दी है CLC, LC1 एंड LC2। तो अगर मैं UR के अंदर एडमिशन लेता हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी सॉरी, UR के अंदर CLC के अंदर 389 सीट्स हैं। अब हो सकता है कि मेरी सीरियल नंबर 600 हैं और जो 599 स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुतों ने प्रेफरेंस CLC भरा हो और उसके कारण से UR कैटेगरी की जो CLC की सीटें वो सारी फुल हो जाएं और मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिले। लेकिन जब मैं इसी को अपनी कैटेगरी में अपने आप को क्लेम करूंगा तो हो सकता है जो मेरा सीरियल नंबर 600 पे है वो मेरी कैटेगरी के अंदर 15वें या 16वें नंबर पे मैं आ जाऊं। तो अब मुझे जो सीट है CLC की वो बड़े आराम से मिल जाए, क्योंकि ST की जो सीट्स हैं आई थिंक मोर देन 90 या 100 सीट्स हैं एक सेंटर में। तो आप CLC मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा अपनी कैटेगरी के अंदर, तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूं जो मुझे फैकल्टी ये ऑप्शन दे रही है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि दिस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड विद इन अ टाइम पीरियड, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही ये जो ऑप्शन है वो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप अपनी कैटेगरी के अंदर अगर सीट को क्लेम करेंगे और जो आपकी वजह से UR के अंदर सीट खाली होगी वो सिर्फ आगे चलकर UR को ही फ़ायदा करेगी, ना कि आपके कैटेगरी वालों को। तो वो जो बोला है कि द वैकेंट सीट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन विल गो टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी नॉट टू रिजर्व कैटेगरी। तो आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अपनी कैटेगरी में क्लेम करेंगे तो जो सीट खाली होगी उसका जो फ़ायदा होगा वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होगा, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को होगा। एंड ऑप्शन फॉर सच चेंज वन एक्सरसाइज शैल नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन। अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है तो उसके बाद अब ये चेंज नहीं होगा। फिर फाइनलिटी ऑफ द एलोकेशन, तो सेंटर एक बार अगर आपको एलोकेट कर दिया गया है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। फॉरफीटर ऑफ द सीट्स, एक टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपना एडमिशन क्लेम करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो एडमिशन के लिए आप आगे क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 3 दिन दिए गए हैं, आप चौथे दिन अपने एडमिशन के लिए अपनी सीट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल में सीट हैं लॉ के अंदर, LLB कोर्स के अंदर, उसकी लिस्ट दी गई है और साथ ही साथ कहा गया है सीट्स में बी इंक्रीज्ड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉलेज के अंदर लॉ की कितनी सीट्स होंगी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका अप्रूवल देता है। तो ये सीट्स इंक्रीज भी कर सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल पर। फिर उसके बाद फीस की जानकारी दी गई है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप निश्चिंत हो जाइए, फीस बहुत कम है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 5,550 के आसपास होगी। उसमें भी 2-3 कैटेगरी हैं, जिसमें जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनरोल है ऑलरेडी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनके लिए 200 रुपये कम होते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। प्लस सेकेंड सेमेस्टर में 2,000 या 2,200 रुपये के करीब हमें देना होता है और उसके अंदर इन्होंने सारी जानकारी दी है कि आपको वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो लगभग पूरे साल की फीस 7-7,500 के बीच में हो जाती है, जो कि बहुत ही कम है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और फैकल्टी आपको सबसे नंबर 1 फैकल्टी मिलती है ऑल ओवर इंडिया 3 इयर्स लॉ के कोर्स में। तो आप फीस को लेकर निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी के अंदर जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सही और पूरी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अभी हमने नया ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, जिससे हम इसको और अच्छा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्लस इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड मैं आप लोगों से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपके सारे डाउट्स को हम कमेंट्स के माध्यम से भी क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।